नमस्कार साथियों। ऐसा इंजन में दहन शीर्षक व्याख्यानों के इस श्रृंखला के पाठ या खंड 4 में आपका स्वागत है। इस खंड को हमने बेसिकली 2 सेक्शनों में विभाजित किया हुआ है, ए व बी। इस खंड में हम, जैसा कि पिछले खंड 3 के अंदर हमने इग्निशन लैग या प्रज्वलन विलंब के ऊपर इंजन के विभिन्न घटकों का या इंजन के विभिन्न प्रचालकों का अध्ययन किया था, क्या प्रभाव पड़ता है। इस खंड में के दोनों सेक्शंस के अंदर हम विभिन्न इंजन घटकों या इंजन प्रचालकों का फ्लेम प्रोपोगेशन पे क्या प्रभाव पड़ता है या ज्वालागमन की गति के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, इस पे अध्ययन करेंगे। बेसिकली फ्लेम प्रोपोगेशन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट परिघटना है या फिनोमिना है जिसका कंबशन प्रोसेस पर बहुत बड़ा असर पड़ता है, स्पेशली एसआई इंजन्स के अंदर। एसआई इंजन में जो कंबशन प्रोसेस है वो 60% से 65% फ्लेम प्रोपोगेशन ड्यूरेशन के ऊपर डिपेंड करता है और उसके ऊपर असर डालता है। तो रेट ऑफ फ्लेम प्रोपोगेशन या फ्लेम प्रोपोगेशन या फ्लेम ज्वाला के गमन की जो गति है वो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है एसआई इंजन के कंबशन के संदर्भ में। अब चूंकि अगर हम फ्लेम प्रोपोगेशन की स्पीड को हाई कर देंगे तो कंबशन एफिशिएंसी या हमारी दहन की जो एफिशिएंसी है वो बहुत इंक्रीज हो जाएगी और साथ ही हमारी जो फ्यूल इकोनॉमी है और पावर आउटपुट है वो भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा या बढ़ जाएगा। बेसिकली ऐसा इंजन्स के अंदर जो मोस्टली प्रोड्यूस होता है उसमें 10 से 30 मिली सेकेंड्स जो है फ्लेम प्रोपोगेशन की ड्यूरेशन रहती है, जिस दौरान फ्लेम प्रोपोगेट करती है, ज्वाला का गमन होता है। ये 10 से 30 मिली सेकेंड के अंतर्गत होता है और लगभग 30 से 40 डिग्री जो है वो क्रैंक एंगल के रूप में होता है। तो ये एक मेजर पोर्शन है कंबशन फिनोमेना का ऐसा इंजन्स के अंदर। अब कुछ फैक्टर्स हैं या कुछ प्रचालक हैं जो फ्लेम प्रोपोगेशन को प्रभावित करते हैं या उसकी वेलोसिटी को या गति को प्रभावित करते हैं। वो है फ्यूल एयर रेशियो, जिनका कि हम इन पार्ट खंड 4 में अध्ययन करेंगे 2 भागों में, ए और बी में। तो पहले भाग में जैसे हम एयर फ्यूल रेशियो को पढ़ेंगे भी सेक्शन ए में कि फ्यूल एयर रेशियो का क्या प्रभाव पड़ता है फ्लेम प्रोपोगेशन पर। कंप्रेशन रेशियो या संपीड़न अनुपात का क्या प्रभाव पड़ता है फ्लेम प्रोपोगेशन के ऊपर। तीसरा हम देखेंगे इंजन का जो लोड है, इंजन पे जो लोड है उसका क्या प्रभाव पड़ता है फ्लेम प्रोपोगेशन की स्पीड और फ्लेम प्रोपोगेशन की क्वालिटी की। तो ये 3 पैरामीटर का अध्ययन हम करेंगे इस भाग में, खंड 4 के ए भाग में। अगले भाग बी के अंदर हम टर्बुलेंस एक सेक्शन के अंदर और अन्य सेक्शन के अंदर हम स्पीड इंजन की साइज और अन्य पैरामीटर्स के बारे में अध्ययन करेंगे। अन्य पैरामीटर्स यानी इनटेक टेम्परेचर यानी तापमान और दाब और सुपरचार्जिंग हुई, स्पार्क की टाइमिंग हुई या ह्यूमिडिटी ऑफ एयर हुई, इन पैरामीटर्स को हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखें इफेक्ट ऑफ फ्यूल एयर रेशियो ऑन फ्लेम प्रोपोगेशन, यानी फ्लेम प्रोपोगेशन पर फ्यूल एयर रेशियो क्या असर डालता है। बेसिकली फ्यूल एयर रेशियो जैसे कि हम मिक्सचर की स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं। अगर ज़्यादा फ्यूल है तो मिक्सचर ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला होता है और अगर फ्यूल की मात्रा कम है और एयर की मात्रा ज़्यादा है यानी रेशियो लीन है तो हम उसे लीन एयर फ्यूल रेशियो या वीक स्ट्रेंथ भी कहते हैं। ये नोमेनक्लेचर भी चलते हैं, नामावली भी चलती है हमारी फ्यूल एयर रेशियो के संदर्भ में। तो ये जो हमारा फ्यूल एयर का मिश्रण होता है इसकी स्ट्रेंथ हमारे कंबशन को काफ़ी हद तक प्रभावित करती है और कंबशन की दर को काफ़ी हद तक प्रभावित करने के कारण क्या होता है कि जो कंबशन से हीट जनरेट होती है उसको भी प्रभावित करती है हमारे फ्यूल एयर की मिश्रण की स्ट्रेंथ। किस प्रकार से प्रभावित करती है कि जो फ्यूल एयर रेशियो या मिक्सचर स्ट्रेंथ अधिकतम तापमान देंगे वो अच्छा कंबशन करेंगे और अच्छा कंबशन करने के कारण ज़्यादा पावर आउटपुट और ज़्यादा हीट इनपुट और ज़्यादा आपकी जो कहते हैं एफिशिएंसी वो प्रदान करेंगे। और चूंकि जैसा पिछले अध्याय खंड सेक्शन 3 में बताया गया है कि जो फ्यूल एयर रेशियो है 10 से 15% अगर रिच होता है, ज़्यादा रिच नहीं देना होता। स्टोइकोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशियो कभी भी व्यवहारिक तौर पर, थ्योरेटिकल तौर पर वो अधिकतम एफिशिएंट फ्यूल एयर रेशियो होता है जब स्टोइकोमेट्रिक हो, लेकिन व्यवहारिक तौर पर स्टोइकोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशियो जो है वो अधिकतम ताप देने वाला या एफिशिएंट फ्यूल एयर रेशियो नहीं होता,
क्योंकि व्यावहारिक तौर पर स्टोइकोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशो होमोजीनियस रूप में एक सार रूप में बनाया जाना संभव नहीं है। इसलिए थोड़ा सा रिच मिश्रण जो होता है वो प्रैक्टिकली स्टोइकोमेट्री बन जाता है, क्योंकि उससे ऑक्सीजन का दहन या ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन उपयोग सुनिश्चित हो पाता है। इसलिए सिर्फ 10 से 15% स्लाइटली रिच यानी या हायर स्ट्रेंथ वाला फ्यूल एयर रेशो हम यूज करते हैं। इसमें फ्यूल ज़्यादा होता है, 10 से 15%। ये अधिकतम तापमान देता है हमें, और जब ये अधिकतम तापमान देता है तो नेचुरल है ये ज़्यादा एफिशिएंट होता है। लीन मिश्रण अगर हम यूज़ करें तो इससे तो होता ही है कि जैसे जैसे हम लीन यानी कि फ्यूल की मात्रा कम करते जाएं, एयर की मात्रा बढ़ाते जाएं, तो उससे क्या होगा कि जो हीट जो लिबरेट होगी या उत्सर्जित होगी वो बेसिकली बहुत लो टेम्परेचर की होगी, और हमारा जो फ्लेम का टेम्परेचर होगा वो लो हो जाएगा। और फ्लेम का टेम्परेचर लो होने से कंबशन प्रक्रिया या फ्लेम के प्रोपोगेशन या फ्लेम के गमन करने की स्पीड भी या फ्लेम की स्पीड भी कम हो जाएगी। अगर हमने मान लीजिए बहुत ज़्यादा रिच यानी 10-15 तक तो ठीक है, 10-15 से ऊपर रिच या 15 इस लिमिट से ऊपर, एक लिमिट से ऊपर हमने अगर रिच मिश्रण यानी फ्यूल ज़्यादा दिया तो इनकम्प्लीट कंबशन होने लगेगा, ऑक्सीजन पर्याप्त नहीं पड़ेगी फ्यूल को जलाने के लिए। इसलिए CO2 की जगह CO का निर्माण होना शुरू हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन्स पूरी तरह से नहीं जल पाएंगे, हाइड्रोकार्बन्स उत्सर्जित होंगे, और फिर अगेन तापमान जो है वो कम उत्पन्न होगा, और कम उत्पन्न होने के कारण फ्लेम की स्पीड जो है वो अगेन रिड्यूस होगी। तो ये एक ऑप्टिमम रिच एयर फ्यूल रेशो हमें यूज़ करना चाहिए, फ्यूल एयर रेशो यूज़ करना चाहिए, जिससे कि हमें ऑप्टिमम फ्लेम स्पीड मिले। अर्थात फ्यूल एयर रेशो की रिचनेस 10 से 15% के अंतर्गत रखते हुए अगर हम फ्यूल की रिचनेस को बढ़ाते जाते हैं जैसे जैसे, तो हमारी फ्लेम की प्रोपोगेशन की स्पीड भी बढ़ती जाती है। लेकिन 10 से 15% के पश्चात ये किसी काम की नहीं रहती है। यहाँ इसको एक ग्राफ के रूप में दर्शाया है एयर फ्यूल रेशो का प्रभाव। ये हमने प्रेशर वॉल्यूम पीवी डायग्राम लिया है, पीवी आरेख लिया है, और ये प्रेशर क्रैंक एंगल यानी पी थीटा डायग्राम या पी थीटा आरेख लिया है। यहाँ ये मोटरिंग कर्व दिखाई गई है, जबकि कोई कंबशन नहीं होता उसे मोटरिंग कर्व कहते हैं। ये कंप्रेशन स्ट्रोक का पोर्शन है, यहाँ से 0 से यहाँ तक, और ये पावर स्ट्रोक है। टॉप डेड सेंटर है, ये लाइन जो है टॉप डेड सेंटर की, इसके बियॉन्ड जो है वो बॉटम डेड सेंटर से एक्सट्रीम एंड में। अब हम अलग अलग एयर फ्यूल रेशो के बारे में इसको ग्राफ को स्टडी करते हैं या इस आरेख को स्टडी करते हैं। स्टोइकोमेट्रिक पे ये ग्राफ रहता है, और यहाँ से कंबशन स्टार्ट होता है, हमारा स्पार्क होता है, ये यहाँ से यहाँ तक इमिशन डिले है या प्रज्वलन विलंब है। यहाँ से प्रेशर राइज होना शुरू करता है, जो मोटरिंग कर्व वाला हो रहा है, तो यहाँ हमारा फ्लेम प्रोपोगेशन शुरू माना जाता है, और यहाँ से फ्लेम प्रोपोगेट होती है और यहाँ तक चलती है। तो ये लगभग इस ड्यूरेशन से इस ड्यूरेशन के बीच में होता है। इसी तरह से पीक प्रेशर यहाँ तक पहुँचता है, इसमें आप देख रहे हैं वॉल्यूम के हिसाब से। सिमिलरली जब हम वीक मिश्रण यूज करते हैं, यानी कि जिसमें फ्यूल की मात्रा ज़्यादा हो और एयर की मात्रा स्टोइकोमेट्रिक के अनुपात में कम हो, तो हम देख रहे हैं कि पीक प्रेशर भी देखें आप कम हो गया है, और पीक प्रेशर लगभग यहाँ पर आ रहा है, जो कि इसमें यहाँ पर आ रहा है। तो ये जो ड्यूरेशन है, स्पार्क दोनों में एक ही समय पर प्रारंभ हुआ है, तो फ्लेम प्रोपोगेशन यहाँ इतना टाइम ले रही है, जबकि फ्लेम प्रोपोगेशन यहाँ सिर्फ इतना टाइम ले रही है। फ्लेम की स्पीड भी यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है। और जब हम 10 से 15% रिच एयर फ्यूल रेशो लेते हैं, जो ऑप्टिमम एयर फ्यूल रेशो है, जो हाईएस्ट टेम्परेचर देता है, ऐसा एयर फ्यूल रेशो देते हैं, तो हम देख रहे हैं कि पीक प्रेशर भी हमें हाईएस्ट मिला है, यहाँ दोनों ग्राफ में देखें। और साथ ही जो पीक प्रेशर है टॉप डेड सेंटर के ज़्यादा नज़दीक है, यानी फ्लेम प्रोपोगेशन जो है वो बहुत तेज स्पीड से हुआ है, प्रेशर की भी हमें अच्छी गति मिली है राइज होने की। दूसरा फैक्टर जो हम काम स्टडी करेंगे वो है कंप्रेशन रेशो, यानी संपीड़न अनुपात। अब अगर हम कंप्रेशन रेशो को बढ़ाएं तो उसके इफेक्ट हम पहले समझ लें कि कंप्रेशन रेशो जब इंक्रीज किया जाता है तो क्या होता है। कंप्रेशन रेशो जब हम इंक्रीज करते हैं तो हमारा जो स्ट्रोक लेंथ है वो बढ़ जाती है, यानी हम ज़्यादा देर तक कंप्रेस करते हैं तो स्ट्रोक लेंथ बढ़ जाती है, और एक्सपेंशन की भी लेंथ हमारी बढ़ जाती है। तो हम ज़्यादा एक्सपेंड भी करते हैं और ज़्यादा कंप्रेस भी करते हैं। ज़्यादा कंप्रेस करने से प्रेशर जो है, फाइनल प्रेशर जो है, जब कंप्रेशन स्टार्ट होता है आफ्टर कंप्रेशन रेट स्ट्रोक के बाद जब हमारा कंप्रेशन स्टार्ट होने वाला होता है, तो हमें हायर प्रेशर मिलता है और साथ ही हायर टेम्परेचर भी मिलता है। ये दोनों परिस्थितियां कंबशन के लिए अनुकूल होती हैं, जैसा कि हमने पिछले खंड में भी अध्ययन किया था। और एक्सपेंशन ज़्यादा मिलता है, यहाँ एक्सपेंशन भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब कंप्रेशन रेशो हायर होता है तो एक्सपेंशन रेशो यानी एक्सपेंशन भी ज़्यादा होता है। एक्सपेंशन ज़्यादा होने से प्रेशर जो है एग्जॉस्ट के टाइम कम हो जाता है, क्योंकि हम ज़्यादा एक्सपेंड करते हैं। तो जब हम एग्जॉस्ट स्ट्रोक कर रहे होते हैं तो हमारा प्रेशर नियरली जो है वो एटमॉस्फेयर से हल्का सा ऊपर होता है, यानी एटमॉस्फेयर के लगभग बराबर होता है।
अगर हम एक्सपेंशन स्ट्रोक को छोटा रखेंगे तो हमारा प्रेशर जो है वो पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं हो पाएगा और एग्जॉस्ट के टाइम वो हाई प्रेशर के साथ निकलेगा। तो एक्सपेंशन स्ट्रोक लंबा होने के कारण प्रेशर भी जो है एक्सपेंशन स्ट्रोक के अंत में और कंप्रेशन एग्जॉस्ट स्ट्रोक के प्रारंभ में कम हो जाता है। तो चूंकि प्रेशर कम रहता है जब हमारा एग्जॉस्ट स्ट्रोक शुरू हो रहा है, तो यहाँ एक देखने वाली बात है कि जब हमारा एग्जॉस्ट स्ट्रोक खत्म हो रहा होता है उससे पहले ही हमारा थोड़ी सी देर पहले सक्शन वाल्व खुल जाता है। तो एग्जॉस्ट वाल्व और सक्शन वाल्व दोनों खुले रहते हैं कुछ समय के लिए। अब चूंकि अगर एक्सपेंशन स्ट्रोक लंबा है यानी कंप्रेशन स्ट्रोक हाई होता है तो एक्सपेंशन स्ट्रोक भी हायर होता है, और एक्सपेंशन स्ट्रोक हायर है तो प्रेशर जो है एग्जॉस्ट का वो लो हो जाता है। प्रेशर जब एग्जॉस्ट का लो होता है और उसी दौरान हमारा इनलेट वाल्व भी खुल जाता है, सक्शन वाल्व इनलेट वाल्व भी खुला हुआ होता है, तो इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व के प्रेशर डिफरेंस में अंतर कम हो जाता है। और चूंकि एग्जॉस्ट का प्रेशर थोड़ा ज़्यादा रहता है तो गैसेस जो बाहर एग्जॉस्ट गैस से निकलने वाली हैं वो वापस उल्टा फ्लो करने लगती हैं कंबशन चैम्बर में, क्योंकि हमने इनलेट वाल्व खोल दिया है और प्रेशर हमारे कम होना शुरू हो गया है। तो गैस का जो फ्लो है वो एग्जॉस्ट वाल्व से इनलेट वाल्व की तरफ होने लगता है उस थोड़ी सी समय के दौरान जब तक वो ओवरलैपिंग रहती है। इसे हम बोलते हैं रेजिडुअल गैसेस या बैक फ्लो ऑफ गैसेस। इस बैक फ्लो ऑफ गैसेस के कारण हमारी जो एग्जॉस्ट गैसेस निकल जानी चाहिए थी वो रेजिडुअल रह जाती हैं, यानी हमारे यहाँ वापस पुनः इस कंबशन प्रोसेस में वो शामिल हो जाती है या हमारे सक्शन स्ट्रोक में आ जाती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है कि अगर आपने एग्जॉस्ट प्रेशर को या तो आप कम करें, अगर रेजिडुअल गैसेस को बढ़ाना है कम करना है तो, या आप अपने इनलेट प्रेशर को बढ़ाएं। अगर आपने इनलेट प्रेशर को कम कर दिया या एग्जॉस्ट प्रेशर को बढ़ा दिया तो दोनों ही अवस्थाओं में रेजिडुअल गैसेस जो है इंक्रीज हो जाती है। अब चूंकि आपने देखा कि हायर कंप्रेशन रेशियो से क्या होता है कि इंक्रीज टेम्परेचर प्रेशर हो जाता है कंबशन के दौरान, और साथ में रेजिडुअल गैसेस का परसेंटेज भी कम हो जाता है क्योंकि आप एग्जॉस्ट स्ट्रोक का प्रेशर कम कर रहे हैं, क्योंकि कंप्रेशन के साथ एक्सपेंशन स्ट्रोक भी बढ़ गया है। तो ये सारी कंडीशंस जो हैं कि हायर प्रेशर, हायर टेम्परेचर एंड लो रेजिडुअल गैसेस, ये सब मिल करके क्या करती हैं, आपके इग्निशन लैब को इम्प्रूव करती हैं, इग्निशन लैब को घटाती हैं, और साथ में ही आपके फ्लेम प्रोपोगेशन की स्पीड को भी बढ़ाती है। अब यहाँ तो ये हुआ कि हायर कंप्रेशन रेशियो के फायदे, कुछ हायर कंप्रेशन रेशियो के कुछ नेगेटिव पॉइंट या विपरीत प्रभाव भी हैं। क्योंकि कंप्रेशन रेशियो जब ज़्यादा होता है तो क्लियरेंस वॉल्यूम कम हो जाता है, यानी कंबशन चैम्बर का वॉल्यूम कम हो जाता है। तो कंबशन चैम्बर का जब वॉल्यूम कम हो जाता है और सरफेस लगभग उस अनुपात में कम नहीं होती, तो सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो जो है वो हायर कंप्रेशन रेशियो पर हायर हो जाता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि अगर किसी हीट सोर्स का सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो ज़्यादा हो तो हीट लॉस ज़्यादा होता है उस सरफेस से, और अगर कम हो सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो तो कम होता है। सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो के अनुपात में हमारा हीट लॉस होता है, तो कंबशन चैम्बर से हीट लॉस जो है वो सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो बढ़ जाने के कारण, कंप्रेशन रेशियो के कारण वो बढ़ जाता है हीट लॉस। तो इस प्रकार से हीट लॉस बढ़ जाने के कारण तो आफ्टर बर्निंग है, यानी कि जब हमारा एक्सपेंशन स्ट्रोक चालू हो जाता है या पावर स्ट्रोक चालू होता है तब तक वो बर्निंग चलती रहती है। तो आफ्टर बर्निंग या इनकम्प्लीट कंबशन होने के कारण आफ्टर बर्निंग बढ़ जाती है अगर कंप्रेशन रेशियो अत्यधिक हम इंक्रीज कर दें तो। साथ ही एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि जैसे ही हम कंप्रेशन रेशियो इंक्रीज करते हैं इंजन जो है वो डिटोनेशन या असामान्य दहन करने लगता है। असामान्य, ये भी हम जो पढ़ रहे हैं सारा सामान्य दहन है। असामान्य दहन क्या है ये आगे के खंडों में हम अध्ययन करेंगे। तो असामान्य दहन जिसके कारण की डिटोनेशन या नॉकिंग प्रोड्यूस होती है वो होने लगता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि हायर कंप्रेशन रेशियो डिटोनेशन को इंक्रीज करता है, और इसी को बोलते हैं हम एक लिमिट के बाद हम कंप्रेशन रेशियो इंक्रीज नहीं कर सकते एसआई इंजन के अंदर। ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। एसआई इंजन के अंदर एक लिमिट है कंप्रेशन रेशियो यूज किए जाने की, उसके बियॉन्ड अगर हम कंप्रेशन रेशियो बढ़ाएंगे तो डिटोनेशन बहुत ज़्यादा मात्रा में या असामान्य दहन बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाएगा और इंजन व्यवहारिक नहीं रहेगा। ये अधिकतम कंप्रेशन रेशियो कहलाता है, हाईएस्ट यूजफुल कंप्रेशन रेशियो यानी HUCR। ये हर एक इंजन की डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करता है या कंबशन चैम्बर की, और बहुधा ये 12 आप देखेंगे आमतौर पर ऐसा इंजन में 11 से 12 कंप्रेशन रेशियो से ज़्यादा कंप्रेशन रेशियो आजकल के ज़माने में यूज़ नहीं हो पा रहा है। इसको बढ़ाने के लिए डिज़ाइन पैरामीटर लगातार संवर्धित किए जाते रहते हैं। तो फाइनल कंक्लूजन हमारा ये रहा कि जैसे जैसे हम अपना कंप्रेशन रेशियो बढ़ाएंगे हमारे जो फ्लेम प्रोपोगेशन है वो इम्प्रूव होगा, उसकी स्पीड इम्प्रूव होगी, क्योंकि प्रेशर, टेम्परेचर और रेजिडुअल गैसेस का
बढ़ जाते हैं प्रेशर टेम्परेचर, और रेजिडुअल गैसेस की जो मात्रा है वो कम हो जाती है, तो कंबशन अच्छा होता है। ये इस ग्राफ के माध्यम से अगर हम इसको देखें, जो कि हमारा वही प्रेशर पी थीटा डायग्राम है, इसमें हम देखें मोटरिंग कर्व्स के ऊपर हमने ये ड्रॉ किया है। जब अलग अलग कंप्रेशन रेशियो पे हमने कर्व ड्रॉ की है, ये 6.5 कंप्रेशन रेशियो है, ये 5.5 कंप्रेशन रेशियो है, और ये 4.5 कंप्रेशन रेशियो यूज किया है। यानी कंप्रेशन रेशियो ये लोएस्ट से हाईएस्ट है। अब आप यहाँ देखेंगे सबका स्पार्क एक ही टाइम पे किया गया है। आप देखेंगे कि जो पीक प्रेशर की लाइन है वो लगातार स्लाइड होकर के टॉप डेड सेंटर की तरफ जा रही है, अर्थात यहाँ ये टॉप डेड सेंटर से दूर है। कंप्रेशन रेशियो अगर कम है तो, कंप्रेशन रेशियो ज़्यादा है जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है तो ये टॉप डेड सेंटर के नज़दीक आता जा रहा है, जो कि फेवरेबल कंडीशन है हमारी। और फ्लेम प्रोपोगेशन तेज होने के कारण ये पीक जो है वो शिफ्ट हो रही है टॉप डेड सेंटर की तरफ। तो अगर हम देखें यहाँ से हमारा फेज शुरू होता है अगर, तो हायर 6.5 कंप्रेशन रेशियो के लिए θ1 जो है ये हमारा फ्लेम प्रोपोगेशन ड्यूरेशन है, या सेकंड फेज ऑफ फ्लेम कंबशन है। ये सेकंड फ्लेम ऑफ कंबशन θ2 है या दूसरे के लिए, और θ3 है। ये स्पष्ट है, यहाँ आप देखें कि θ1 जो है वो θ2 से कम है, और θ2 जो है वो θ3 से कम है। यानी θ3 जो है वो हाईएस्ट है लोएस्ट कंप्रेशन रेशियो पे। यानी जैसे जैसे कंप्रेशन रेशियो बढ़ रहा है θ1 हमारा रिड्यूस हो रहा है और हमारा फ्लेम प्रोपोगेशन की स्पीड बढ़ रही है। अब तीसरा पैरामीटर हम अध्ययन करते हैं इंजन लोड। इंजन लोड का क्या फ्लेम प्रोपोगेशन या ज्वाला के गमन पे क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले समझें कि इंजन लोड नाम के इस प्रचालक को अगर हम बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है। लोड अगर इंजन में बढ़ाया जाता है तो ओवरऑल साइकिल का प्रेशर जो है ऐसा इंजन के अंदर वो बढ़ जाता है। प्रेशर बढ़ जाता है अगर लोड बढ़ा है ऐसा इंजन में, कंप्रेशन इंजन इग्निशन इंजन में नहीं, ऐसा इंजन में लोड बढ़ जाता है। जबकि कंप्रेशन इंजन में इस लोड का कोई प्रभाव नहीं होता प्रेशर के ऊपर। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि ये होता है कि जो ऐसा इंजन है उसमें जब हमें पावर आउटपुट को कंट्रोल करना हो, यानी हमें पावर को जो आउटपुट बढ़ाना या घटाना हो, तो हमें क्या करना पड़ता है कि हम इसमें क्वांटिटी गवर्निंग करते हैं। क्वांटिटी गवर्निंग मतलब पावर की आउटपुट को गवर्न करने के लिए हम क्वांटिटी को बदलते हैं। क्वांटिटी यानी चार्ज की क्वांटिटी, जो हम चार्ज इनहेल कर रहे हैं, अंदर ले रहे हैं, उसकी मात्रा को, क्वांटिटी मतलब मात्रा को घटाते या बढ़ाते हैं। तो हम मात्रा को घटा बढ़ा करके हम अपने आउटपुट को कंट्रोल करते हैं। जबकि सीआई इंजन में, कंप्रेशन इग्निशन इंजन के अंदर, हम क्वांटिटी को नहीं घटाते। क्वांटिटी हम उतनी ही लेते हैं एयर की, क्योंकि उसमें हम एयर सक करते हैं, एयर सिलेंडर के अंदर लेते हैं, तो एयर की मात्रा उतनी ही रखते हैं अंदर लेते टाइम। लेकिन लोड को जो हम आउटपुट जो देना होता है उसे घटाने या बढ़ाने या कंट्रोल करने के लिए हम फ्यूल की मात्रा को घटाते बढ़ाते हैं, तो उसे हम कहते हैं क्वालिटी गवर्निंग। यानी हम उसमें क्वालिटी जो हमारे मिश्रण की है वो बदलते हैं जिससे कि हमारा आउटपुट बदले। जबकि यहाँ हम क्वालिटी से कमोबेश सेम रखते हैं लेकिन क्वांटिटी उसकी बदलते हैं। अब क्वांटिटी कैसे बदली जाती है चार्ज की? क्वांटिटी बदली जाती है जब हम सक्शन स्ट्रोक के दौरान चार्ज को थ्रॉटल करें। यानी एक थ्रॉटल वाल्व लगा होता है, बटरफ्लाई शेप का होता है, उस बटरफ्लाई शेप के वाल्व को हम क्लोज कर देते हैं तो चार्ज कम जाता है, और खोलते जाते हैं वैसे वैसे चार्ज बढ़ता जाता है। तो चूंकि हमें लोड लो लेना है, यानी पावर हमें कम लेनी है, लो लोड का मतलब लो पावर हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे, थ्रॉटल को बंद कर देंगे, वाल्व को बंद कर देंगे। वाल्व बंद करने से थ्रॉटलिंग इफेक्ट आएगा, क्योंकि वाल्व बंद हो गया, अब रेस्ट्रिक्शन आ गया फ्लो के अंदर बाधा पैदा हो गई, फ्लो के अंदर बाधा पैदा हो गई तो थ्रॉटलिंग प्रोसेस पैदा हो गया। थ्रॉटलिंग प्रोसेस हम सभी जानते हैं कि वो सक्शन के दौरान प्रेशर को कम कर देगा, क्योंकि जब सक करते टाइम बीच में बाधा होगी तो जब पिस्टन सक कर रहा होगा तो प्रेशर जो है वो एटमोसफियर से काफ़ी नीचे चला जाएगा। और जब सक्शन स्ट्रोक में प्रेशर कम होगा तो कंप्रेशन के बाद भी, यानी कि कंबशन के दौरान भी प्रेशर जो है वो, फाइनल प्रेशर जो है वो भी मिक्सचर का आफ्टर कंप्रेशन डिक्रीज करेगा। साथ ही मैंने जैसा पिछले बार अभी कुछ देर पहले ही आपको समझाया था कि जैसे ही हम सक्शन प्रेशर को घटाते हैं तो वाल्व ओवरलैपिंग के दौरान एग्जॉस्ट गैसेस जो है वापस तेजी से अंदर आती हैं, क्योंकि एग्जॉस्ट का प्रेशर ज़्यादा है और हमारा सक्शन का प्रेशर हमने बहुत कम कर दिया थ्रॉटलिंग के कारण, तो प्रेशर डिफरेंस बढ़ गया है। तो प्रेशर डिफरेंस बढ़ने से रेजिडुअल गैसेस का परसेंटेज भी बढ़ जाता है, जैसा हमने पिछले स्लाइड में देखा था कि ज़्यादा एग्जॉस्ट प्रेशर तो ज़्यादा रेजिडुअल गैसेस, और लो इनलेट प्रेशर तो भी रेजिडुअल गैसेस ज़्यादा। तो ये सारी जो अनफेवरेबल कंडीशंस हैं लोड के साथ, यानी कि एक तो थ्रॉटलिंग इफेक्ट जिसके कारण प्रेशर का लो हो जाना, और फाइनल प्रेशर का लो हो जाना, और साथ ही रेजिडुअल गैसेस के कारण जो है चार्ज का कंटामिनेशन होकर के डाइल्यूट या वीक हो जाना, इन सब के कारण जो है स्मूथ डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ प्रोपोगेटिंग न्यूक्लियस, यानी
स्वचालित फ्लेम का न्यूक्लियस या केंद्रक का निर्माण होने में टाइम लगता है और स्मूथ डेवलपमेंट नहीं हो पाता, इसलिए फ्लेम प्रोपगेशन बहुत ही पुअर रहता है और इग्निशन लैग भी हमारा काफ़ी इंक्रीज हो जाता है लोड के साथ, अगर मिली सेकेंड्स में बात कर रहे हैं। अब यही एक रीज़न है जिसके कारण हम क्या करते हैं, इस चीज़ को कैसे ओवरकम करते हैं। कुछ ये पॉइंट देख लें कि जैसे लोड कम होता है तो हम एडवांस कर देते हैं स्पार्क मतलब कंबशन हम पहले चालू कर देते हैं थोड़ा सा टॉप डेड सेंटर से। जो हमें मान लीजिए 12 डिग्री पहले शुरू करना है, हम उसको 18 डिग्री या 20 डिग्री पहले कर देते हैं। तो ये जैसे जैसे लोड हमारा घटता जाता है, हमें एडवांसमेंट ऑफ द स्पार्क यानी स्पार्क का एडवांसमेंट करने की आवश्यकता होती है। साथ ही हम इस कंडीशंस को दूसरा जो मेजर लेते हैं वो हम ये करते हैं कि हम थोड़ा सा रिच मिश्रण प्रोवाइड कर देते हैं, क्योंकि रेजिडुअल गैसेस के कारण हमारा चार्ज जो है वो वीक हो जाता है और प्रेशर भी कम हो जाता है। तो इस कंडीशन को मीट आउट करने के लिए या इस कंडीशन को संतुष्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा रिच मिश्रण हम देते हैं। तो पार्ट लोड पर रिच मिश्रण अगर हम करते हैं तो उससे ये चीज़ थोड़ा सा एडवांस मैकेनिज्म भी हम कम करते हैं, लेकिन वो कम हो जाती है क्योंकि रिच मिश्रण देने के कारण। तो ये कंडीशन ओवर कि फ्लेम प्रोपोगेशन सक्सेसफुली हो जाए, तो ये कंडीशन अचीव करने के चक्कर में हमें रिच मिश्रण देना पड़ता है और इसके कारण क्या होता है कि इनकम्प्लीट कंबशन होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और इनकम्प्लीट कंबशन हमेशा आफ्टर बर्निंग को या थर्ड फेज ऑफ फ्लेम प्रोपोगेशन को बढ़ावा देता है या बैकफायर को भी जन्म देता है कई बार। तो वास्तव में अगर हम समराइज करें तो ये आप समझ लें कि जो एसआई इंजन होते हैं, पहले भी डिस्कस किया जा चुका है, वो पार्ट लोड पे बहुत पुअर परफॉर्म करते हैं, क्योंकि पार्ट लोड पर ये जरूरी होता है कि उनका कंबशन प्रॉपर हो, हमें रिच मिश्रण देना पड़ता है और रिच मिश्रण देने के कारण हमें क्या होता है, वेस्टेज ऑफ फ्यूल होता है, इनकम्प्लीट कंबशन होता है, CO और हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं इनकम्प्लीट कंबशन के रूप में, जो कि हानिकारक एग्जॉस्ट गैसेज हैं, और ये हानिकारक यानी पॉल्यूशन जो है वो इंक्रीज होता है इन हानिकारक गैसों के कारण। तो पार्ट लोड के ऊपर यानी कम लोड के ऊपर या आइडलिंग के दौरान ऐसा ही इंजन ज़्यादा पॉल्यूशन प्रोड्यूस करते हैं और बहुत पुअरली परफॉर्म या एफिशिएंसी देते हैं। ये एक ड्रॉबैक है ऐसा इंजन का। इसके विपरीत CI इंजन पार्ट लोड पे अच्छा परफॉर्म करते हैं, किंतु हायर लोड के ऊपर CI इंजन बुरी तरह से परफॉर्म करते हैं या कम पॉल्यूशन जो है वो ज़्यादा करते हैं। तो आप देखेंगे कि डीजल व्हीकल्स जो है वो अगर लोड उनको ज़्यादा दिया जाए तो वो ज़्यादा छोड़ते हैं, और ऐसा इंजन जो है वो जब आइडलिंग करते हैं, आइडलिंग मतलब जब उन पर लोड कम होता है तब वो पुअर परफॉर्म करता है। तो हाई लोड के लिए ऐसा इंजन ठीक है और लो लोड पर डीजल इंजन ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ कि अगर हम इंजन लोड को लगातार घटाते जाएं तो हमारा जो फ्लेम प्रोपोगेशन है वो भी पुअर होता जाता है। यानी हमें लोड को बढ़ाना चाहिए अगर हमें फ्लेम प्रोपोगेशन को बढ़ाना है, तो फ्लेम प्रोपोगेशन की स्पीड भी घटती चली जाती है और कंबशन पुअर होता चला जाता है। तो ये हमने सेक्शन ए या भाग ए में पार्ट 4 खंड 4 के भाग ए में हमने ये पढ़ा है। भाग बी में हम अन्य पैरामीटर टर्बुलेंस और इंजन साइज, इंजन स्पीड तथा अन्य पैरामीटर जैसे इनटेक टेम्परेचर, प्रेशर का अध्ययन करेंगे। इस पैरामीटर में जो हमने अब तक अध्ययन किया है उसको एक बार समराइज कर लेते हैं कि फ्यूल एयर रेशियो अगर हम 10 से 15% की सीमा तक बढ़ाते हैं तो फ्लेम प्रोपोगेशन बढ़ता है, स्पीड बढ़ती है, उसकी गति बढ़ती है। कंप्रेशन रेशियो को बढ़ाए जाने पर भी फ्लेम प्रोपोगेशन की स्पीड बढ़ती है, लेकिन कंप्रेशन रेशियो ज़रूरत से ज़्यादा करे जाने पर हमारे डिटोनेशन या एबनॉर्मल कंबशन होने की संभावना होती है, तो वो भी लिमिट से ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता है। और तीसरा, इंजन लोड जो है वो अगर हम रिड्यूस करते हैं तो हमारा जो फ्लेम प्रोपोगेशन है उसकी भी स्पीड रिड्यूस होती जाती है और पूरा कंबशन होता है लो लोड के ऊपर। धन्यवाद साथियों इस सेक्शन में।